नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि कक्षा 10 की ये अंतिम क्लास है। जो कक्षा 10 की ये किताब आप देख रहे हो, इसे बहुत अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ा है। और भाई लिख कीजिए, क्यों नहीं। और क्या मामला है? अच्छा, बोर्ड को भी चलिए वेट करते हैं। सुनिए मेरी बात, आज की क्लास जो है, पहले मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था कि आज की क्लास आप लोगों को मैं नहीं दे पाऊंगा, और उसका कारण है कि कनेक्टिविटी टूटी हुई पड़ी थी इंटरनेट की और लाइट की। लेकिन अब जैसे ही कनेक्टिविटी आई है, अभी समय हो रहा है लगभग 6:45 बजे है, और मुझे पता है कि मैं आप लोगों के समय से पहले इस क्लास को रिकॉर्ड कर लूंगा और कनेक्टिविटी वापस सुचारू हो गई है। तो ईश्वर भी यही चाहता है कि अंतिम क्लास जो है सही तरीके से पूरी हो जाए। तो अपने जो है शनि रवि आप रिवीजन कर लेना। ये कक्षा 10 की किताब आप लोगों के कंप्लीट हो रही है, और सोमवार से कक्षा 9 की किताब को अपन शुरू कर देंगे। भाई साहब 60 क्लासें तकरीबन, ये देख रहे हो आप, 59 क्लास, यानी कि 60 क्लासें तकरीबन लिए अपन ने इसे पूरी करने में। तो मैं इतो तो मतलब गारंटी के साथ कह सकूं कि 60 क्लास और कोई भी नहीं ले ला थाने। इतनी तरीके क्यों? क्योंकि कक्षा 10 के अंदर ही सब कुछ है। यदि अपन बात करते हैं ना 6ठी से 10वीं तक आरबीएसई की किताबें पढ़ो, उसमें से 50% मैटर 10वीं की किताब के अंदर है, और 30% है जो आपके 9वीं की किताब में है। बाकी का 20% है 6 से 8th वाली किताब के अंदर, जहां से प्रश्न बनते हैं। 11th 12th वाली में से प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न 6ठी से 10वीं तक के अंदर ही बनते हैं। आप पेपर उठा के देख लो कोई भी। 11th 12th वाली जो है वो अलग से वॉल्यूम जो है निकाले गए, तो उसमें इतना लोड आपको लेना ही नहीं है ना। तो यहां से 10वीं तक की किताबें जो है वही आपके महत्वपूर्ण है, और उसको अपन बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं। तो ये अंतिम क्लास है इसकी। सोमवार से 9th की क्लासेस शुरू करेंगे, और वो थोड़ी सी लंबी भी होगी क्लासें, और फटाफट जो है बैच को पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे। जितना समय इसको पूरा करने में लगा उतना 6ठी से 9वीं तक में नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में अपन को रीट मेंस की क्लासेस शुरू करनी है। तो कमर कस लो साथियों, आप लोगों को अब नौकरी लेके ही रुकना है। उससे पहले रुकने की परमिशन मैं नहीं देता हूं आप लोगों को, क्योंकि अब देखो थोड़ा मन ही थान कसना पड़ी, क्योंकि था ढीला गना पड़ गया, और ढीला देता पड़ो भी तो लक्ष्य दूर जाए। तो इसलिए अब मुझे जो है मेंटर बनना ही पड़ेगा आप लोगों का व्यवस्थित तरीके से। तो पढ़ना है और दम लगा के पढ़ना है। किसी तरह का बहाना नहीं चलेगा, किसी तरह के जो है आप यो समायोजन करते हो वो नहीं चलेगा। पढ़ना है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। मैं आप लोगों से 30 से 45 मिनट दिन के लेता हूं, इसको हाथों हाथ याद करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो साहब, आज की पहली स्लाइड पढ़ते हैं। हाजन अल्लाह जिलाई भाई, अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अल्लाह जिलाई भाई, इनको पूरा जो कहा जाता है वो हाजन लगता है। आगे आगे शब्द हाजन अल्लाह जिलाई भाई मांड गायिका है। किस सरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इसको विश्व प्रसिद्धि यदि किसी ने दिलाई है तो मांड गायिका हाजन अल्लाह जिलाई भाई ने दिलाई है। मांगी बाई के कंठ से ये जो है सुर निकले थे, लेकिन इसे विश्व स्तर पे कौन लेके गई है? हाजन अल्लाह जिलाई भाई लेके गई है, ठीक है। ये मांड गायिका है। ये क्या है? मांड गायिका। अब मांड थान ध्यान है, एक राग है पश्चिमी राजस्थान में। मांड गायिकी तो थाने मैं पढ़ा चुकी हूँ ना, जब पर लोक संगीत वाली क्लास पढ़ी है। इनका गाया हुआ गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इनके कंठ से निकलकर, इनके कंठों लिखा है ना यहाँ पे, इनके कंठ कर देना, इनके कंठ से निकलकर हमेशा के लिए अमर हो गया। जन्म कब होता है? 1 फरवरी 1902। कितना आसान है याद कर लो, 1 2। क्या याद है? एक दूसरा महीना फरवरी 1902, बस हो गया याद। जन्म भी याद, बीकानेर के अंदर हुआ है, ये प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया आपको, और मांड गायिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए विशेष योगदान के लिए 1982 के अंदर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सन याद रखना है, 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया है। और अंतरराष्ट्रीय सम्मान देखिए, 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया है। ये सारी चीजें पूछी जाएगी, और क्रम से भी पूछ सकते हैं, क्रम से भी पूछ सकते हैं। 1 साल पहले आपको पद्मश्री याद रखना, और उसके बाद में जो है कोर्ट सिंगर अवार्ड का ध्यान रखना है। हाजन अल्लाह जिलाई भाई की बात हो रही है, बीकानेर से है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? यस सर, लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे। ओके, कल की क्लास में अपना गौरी बाई पढ़ी है, याद है ना, गौरी बाई पढ़ी है। और आज की क्लास में गौरी देवी पढ़ा, और यही देखो, यही प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है ना, और वागड़ की मीरा के रूप में पूछा गया था। गौरी बाई आंसर था, और ये दोनों ऑप्शन आए। तो नया नया जो तैयारी करने वाला छोरा है, अरे यहाँ पे तो हम तो इतना ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? आप रेगुलर पढ़ो किसी भी एक मास्टर से, मैं मेरा नहीं कह रहा, रेगुलर पढ़ो किसी भी एक मास्टर से, वो बताएगा आपको
कि ये गौरी बाई अलग है, गौरी देवी अलग है, और यहां से प्रश्न पूछेंगे जब ध्यान कौन था नहीं, बच्चे बच्चे यूं करना पड़े, अरे ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? गलती है अपनी, यदि ध्यान नहीं दिया तो। और ध्यान नहीं दिया है इसका मतलब अपन योग्य नहीं है उस नौकरी के। अभी अपन को और संघर्ष करना पड़ेगा और जो है खपना पड़ेगा, तब जाके अपन योग्य होंगे, है ना। ये बातें जो है चुभेगी आप लोगों को और चुभनी चाहिए। ये मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली प्रसिद्ध लोक गायिका रही है। 1920 में जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है ना। और पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए, संगीत इन्हें विरासत में मिला है। इनके माता और पिता दोनों ही बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। ये है जोधपुर से, जन्म जोधपुर में हुआ है, लेकिन इनके माता पिता बीकानेर दरबार में संगीत सुनाते थे, संगीत के कलाकार थे। अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन, रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने अपनी मांड गायकी से वहां मौजूद सभी श्रोताओं को सम्मोहित कर दिया और प्रदेश का नाम रोशन किया। वहां से ये चमक गए थे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर इनका प्रदर्शन कहा हुआ है, भारत महोत्सव जो रूस के अंदर हुआ था उसके अंदर, और वहां से इन्होंने जो है एक अलग ही पहचान स्थापित किया। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, अंतिम क्लास है भैया, यही रात अंतिम, यही वो कहते हैं ना। चलिए अब देखिए यहां से एक सवाल बना आप लोगों के, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। अब जो है अपने बिल्कुल जोश भरने वाले अपन व्यक्तित्व पढ़ने वाले हैं, मेजर पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए एक सवाल बना था कि ये कौन सी बटालियन के अंदर शामिल थे, राजपुताना राइफल्स। ये अभी हाल ही में बना है, हाल ही में कौन से एग्जाम हुए आपके, ये सेकंड ग्रेड वाले, ठीक है, इसमें बना है। 20 मई 1918 को रामपुरा बेरी झुंझुनू में इनका जन्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेना में भर्ती देखिए वर्ष 1936 ईस्वी में 6ठी बटालियन राजपुताना राइफल्स के अंदर भर्ती हुए। और ये रहा आप लोगों का प्रश्न। कहते हैं आरबीसी की किताबें पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो, क्यों भी पढ़ो, चाहे आरबीसी की किताबें कौन पढ़ो, क्यों भी पढ़ो, थे कि गाइड भी पढ़ लो, नहीं ढंगू पढ़ो भी में भी मिल जाए, है नहीं। तो कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजपुताना राइफल्स के ये सिपाही थे। ऐतिहासिक मिशन देखिए 18 जुलाई 1948, 6ठी राजपुताना राइफल्स के सीएचएम पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा। किन्हें सौंपा? इन्हें सौंपा है कि वहां पे जो उन्होंने हमला करके कब्जा किया है उसको अपने को वापस लेना है। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले इन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इसलिए इनको सर्वोच्च सम्मान दिया है, मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया है ना। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे, पहले राजस्थानी जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। परमवीर चक्र जो है शौर्य के मामले में सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तो ये इन्हें पहले राजस्थानी थे जिन्हें ये मिला। अभी हाल ही में एक एग्जाम और हुआ था जिसके अंदर इनसे रिलेटेड सब में पूछा था, महावीर चक्र के बारे में पूछा कि निम्न में से किसे महावीर चक्र नहीं मिला। आरबीसी की अपा वस्तुनिष्ठ किताब दियोड़ी में सारी जानकारी था ना, एक एक चीज दियोड़ी, एक सवाल बार को जा सके भी हूं, ठीक है, लेकिन पढ़नो पड़ी। मेजर हवलदार पीरू सिंह के अंदर जो है, हवलदार मेजर पीरू सिंह के अंदर जो है आप लोगों के इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा, एग्जामिनर को परमिशन ही नहीं है इससे बाहर पूछने की, ठीक है, यूं हल्लो की नहीं हो सके। ले स्क्रीनशॉट। मेजर शैतान सिंह, इन्हें कहा जाता है बाणासुर के शहीद। जब ये सवाल बन गया एक बार तब भी चर्चा में रहा, अरे ये कहां से पूछा। हर बार आरबीएससी के सवाल हर बार चर्चा में रहते हैं और सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरते हैं कि ये कहां से पूछा, ये कहां से पूछा। अरे मेरे करने आओ, मैं बताऊं, कटु पूछी, अगलो कटु पूछी, बेबी सारा बताए उड़ा, ढंगू पढ़ लियो। बाणासुर के शहीद कहा जाता है क्योंकि बाणासुर गांव के निवासी थे, बाणासुर गांव के निवासी थे। देखिए इनका जन्म 1 सितंबर 1924 को फलोदी के अंदर। अब देखो जोधपुर जिला लिखा है ना, इसको काट देना क्योंकि फलोदी खुद जो है जिला बन गया है। तो फलोदी के अंदर, फलोदी तहसील के ही बाणासुर गांव में इनका जन्म हुआ और भारतीय सेना में ये भर्ती हुए हैं। भारत चीन युद्ध के अंदर इन्होंने पहचान प्राप्त की। 17 नवंबर 1962 की बात थी जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर, यह भी ध्यान रखना है, एक एक शब्द एक एक पॉइंट, चुशुल चौकी पर आक्रमण किया। तब इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी को दी गई। किसे दी गई? मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी को दी। इन्होंने अपने 120 साथियों के साथ चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। 2 बार चीनी सेना को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। चीनी यानी मतलब विश्वासघात गणों करता, हिंदी चीनी भाई भाई कहता और पीठ में छुरा घोंप देता। ऐसी सेना को जो है मेजर शैतान सिंह ने 2 बार जो है पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और 120 साथियों के साथ में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 120 अहीर साथी, ऐसा भी कहते हैं। एक पिक्चर बनी थी 120 बहादुर, 120 बहादुर पिक्चर बनी ना, उसमें यही बताया गया है कि 120 जो वो बटालियन थी वो अहीर थे यहाँ के, अपने राजस्थान के
इस तरफ अपन जाते हैं ना, अपन मेव वाला क्षेत्र, अलवर भरतपुर वाला, तो वहां पे जो है अहीर वीर योद्धा थे, उनके साथ में इन्होंने ये 2 बार मजबूर कर दिया चीनी सेना को पीछे हटने के लिए। सर्वोच्च सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है, मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और फिर वापस वही बात है कि ये लाइन यहां से हटा देना, ये नहीं है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये त्रुटि बस्ता, ये पुरानी ही लाइन आ गई है, वो मेजर पीरू सिंह है, वो मेजर पीरू सिंह है, ठीक है। ये वाली लाइन इसमें नहीं आएगी, ये यहां आएगी। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी हवलदार मेजर पीरू सिंह है, यहां से ये लाइन आप रिमूव करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब जब इनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए थे और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही लगातार गोलीबारी करते रहे। उन सैनिकों ने, उस पिक्चर में ये भी दर्शाया गया, उन सैनिकों ने कहा भी कि आप हमारे जो है नेतृत्व कर रहे हैं, आपको सुरक्षित रहना है। इन्होंने कहा नहीं, सूचना पीछे पहुंचो, मैं यहाँ डटा रहूंगा, मैं जो है चीनियों को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं यहाँ डटा रहूंगा। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1965 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को यह ध्यान रखना है, मरणोपरांत परमवीर चक्र, ये डबल बार आगे लाइन यहाँ पे भी आया था, ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया है, ठीक है। चलिए आगे बेटा, ओके। स्वामी केशवानंद, इन्हें शिक्षा संत के नाम से जाना जाता है। स्वामी केशवानंद, इन्हें शिक्षा संत के नाम से जाना जाता है। और इनके जन्म से संबंधित एक बार प्रश्न पूछ चुके हैं कि कहां इनका जन्म हुआ, और उपनाम ध्यान रखना है वीरमा, ठीक है, मंगलूना के अंदर जन्म होता है इनका। शिक्षा संत के नाम से जानते हैं। 1883 में सीकर जिले के मंगलूना गांव के अंदर चौधरी ठाकर सिंह के घर पे जन्म हुआ है। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आप पूरी पूरी। इनके बचपन का नाम बीरमा था, इनके बचपन का नाम क्या था, बीरमा था। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट स्वाधीनता आंदोलन देखिए, महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 ईस्वी से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया है। और अभी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, क्यों, क्योंकि ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के वह पूरी ऐसे कैसे लाइन देखे, ठीक है, वह शख्सियत, वह व्यक्तित्व जिन्होंने 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया है ना, और जेल भी गए। तो ये आपको ध्यान रखना, स्वामी केशवानंद जी की बात हो रही है। जन्म का हुआ था मंगलूना के अंदर, सीकर के मंगलूना के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट बीरमा के नाम से जाने जाते थे। लीजिए स्क्रीनशॉट। और देखिए 1932 में सांगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से बढ़ाकर महाविद्यालय तक पहुंचा दिया। इन्होंने कला, कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय और ग्रामोत्थान विद्यापीठ भी बनाया है। और मैं कह रहा हूं आप लोगों को लिख कर ले लो कि अगला जो व्यक्तित्व में से प्रश्न पूछेंगे वो स्वामी केशवानंद में से पूछेंगे। क्यों पूछेंगे, क्योंकि बाकी व्यक्तित्व सारे जो है लगभग पूछ चुका है एग्जामिनर, और स्वामी केशवानंद जी से प्रश्न पूछना रह गया है। तो नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का प्रश्न यहीं से 2 कदम आगे चलो एग्जामिनर से, ये यही है नेक्स्ट टारगेट कि स्वामी केशवानंद जी में से सवाल पूछेंगे। देख लियो, अगर थे बढ़ जाए नहीं सवाल तो वायरल कर दियो क्लिप, ठीक है। 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। ये देखो सारे के सारे सवाल बनने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय भी स्थापित किया है, इसीलिए इन्हें शिक्षा संत के नाम से जानते हैं, इसीलिए शिक्षा संत कहा जाता है भैया, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो टाबरो, पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह। इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं। 1880 के अंदर जसरापुर में इनका जन्म होता है। कहां होता है, जसरापुर के अंदर इनका जन्म होता है। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल जी को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी, यानी कि एक तरीके से गुरु हुए इनके। कौन, दुर्गा प्रसाद मिश्र। प्रमुख पुस्तकें और संपादन, यानी कि इनका लेखन और संपादन, इन्होंने जिन जिन पुस्तकों का लेखन और संपादन किया वो ध्यान रखेंगे। सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित्र, हिंदी गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोधन। ये सारे के सारे आप लोगों को किस तरीके से पूछे जाएंगे पता है, इनमें से आप लोगों को 3 ऑप्शन देंगे, चौथा ऑप्शन किसी अन्य व्यक्तित्व का देंगे और वही आपको पहचानना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश और अरविंद चरित्र, हिंदी गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है टाबरो, ले स्क्रीनशॉट।
और देखो आचार्य तुलसी, अब पढ़ते हैं अपन आचार्य तुलसी। जब जब आप लोगों को अणुव्रत आंदोलन पूछे ना, तब ध्यान रखना कि आचार्य तुलसी है, यानी अ से अनार और आ से आम कहते हैं ना, तो अपने अ से अणुव्रत आंदोलन और आ से आचार्य तुलसी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, गृह कार्य नोट करें टावरों, और कल चेक करूंगा, और जो कॉपी नहीं ले रहे हो और घरे रख दी तो हो सके मुर्गो भी बना सकू, या नोट डालूला और मम्मी पापा साइन कराना, या वजह मम्मी और पापा ने बुला दूला। ठीक है, यही होता है स्कूलों के अंदर। टाबर माने कौन, यानी यूं डराना पड़े, तो थे भी कौन मानो तो थारा भी वही इलाज है। ठीक है, गृह कार्य क्या है, जब व्यक्तित्व पूरे हो जाएंगे, इन सब की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इन सब की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और उनको सीक्वेंस से जमाना है, उनको सीक्वेंस से जमाना है। आप लोगों के आने वाले निश्चित प्रश्न उसमें है। यह गृह कार्य है ना। गृह कार्य क्या करोगे, व्यक्तित्व के अंदर, व्यक्तित्व में जन्म दिनांक सबकी क्या करोगे, सबकी जन्म दिनांक को क्रमानुसार जमाएंगे। और ये नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का। ठीक है, यहां से पूछेंगे आपको ये गृह कार्य। मैं सबकी डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूं आप लोगों को, तो सबके जो है, जिनकी बताई, जिनकी नहीं बताई वो छोड़ देना, जिनकी बताई वो क्रम से जमा देना है। ठीक है, देखिए पदभार देखिए, मात्र 22 वर्ष की आयु में इन्हें 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य चुने गए। ये ध्यान रखना, 9वें आचार्य बनाया गया। अणुव्रत आंदोलन चलाया इन्होंने, नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 में इस आंदोलन का सूत्रपात किया है। इस आंदोलन से जनमानस को जोड़ने हेतु इन्होंने 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की है। यानी कितने चले होंगे, सोच सकते हो आप। अपन यानी वॉकिंग करना 2-3 किलोमीटर के मौत आवे, ये 1 लाख किलोमीटर चले पद यात्राएं की। किस लिए, जनमानस को इससे जोड़ने के लिए, उन्हें नैतिकता से जोड़ने के लिए। और इनका मुख्य संदेश था कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, क्या आपस में झगड़ो मत कि ये हिंदू ये मुसलमान, ऐसे मत झगड़ो। इंसान पहले इंसान है, यदि इंसान ढंग से इंसान बन जाए ना, तो हिंदू मुसलमान के अंदर वो कभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आचार्य तुलसी जी की शिक्षा है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ाता हूं। इनके बाद में पढ़ना है आपको आचार्य नानेस मुनि, और यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। आचार्य नानेस मुनि, देखिए मेवाड़ के दाता गांव में मोडीलाल और सिंगार बाई के घर पे इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मोडीलाल और माता का नाम सिंगार बाई। इनके बचपन का नाम गोवर्धन था, है ना। इनके बचपन का नाम क्या था, गोवर्धन, यानी नाना, गोवर्धन और नाना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा प्रश्न। और बचपन से ही वैराग्य भावना होने के कारण ये योग्य गुरु की तलाश में कोटा के गणेश लाल जी महाराज के पास पहुंचे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसे प्रश्न नहीं ध्यान देते विद्यार्थी, मैं कह रहा हूं ना, नहीं ध्यान देते। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, नाना जी गए गणेश जी के पास। कौन, नाना जी गए गणेश जी के पास, तो ये गए गणेश लाल जी महाराज के पास और इन्हें अपना गुरु बना दिया। दाता के पास ही कपासन गांव में विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ला अष्टमी को इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। पौष शुक्ला अष्टमी को इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। 1952 ईस्वी में इन्हें गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया भैया, है ना। ये किसने, गणेश लाल जी महाराज के पास गए थे, तो 1952 के अंदर इन्हें आचार्य पद प्रदान किया गया था। ठीक है, आचार्य नानेस मुनि की बात हो रही है। आगे और बढ़ते हैं, अभी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखो भाई साहब, समता दर्शन, यूं पूछ लेना कब कभी के समता दर्शन के प्रणेता कौन थे, तो आचार्य नानेस मुनि। इन्होंने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्रदान करने के लिए समता दर्शन का संदेश दिया है। इनका मानना था कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म है। ठीक है, समता धारण करना ही धर्म है। देखो, व्यक्ति को तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए ध्यान साधना की पद्धति विकसित की इन्होंने। इनके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों ने जैन भगवती की दीक्षा मिली है इनको, है ना। यानी कि जो दीक्षित होते हैं ना, यानी कि इनके निर्देशन में 59 संतों और 310 यतियों ने जैन भगवती की दीक्षा ली है। इन्होंने मालवा प्रांत की बलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य की ओर प्रवृत्त किया है। और ये रहा आप लोगों का अगला प्रश्न, अगला छपने वाला प्रश्न, आचार्य नानेस मुनि ने कौन सी जाति के लोगों को जो है मांसाहार और दुर्व्यसन से दूर किया और उनका उद्धार किया, तो वो है मालवा की बलाई जाति।
मालवा की बलाई जाती है। ठीक है, इन्होंने समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें समरसता की विरुद्ध विवेक, इसको ऐसे कर लेना, विशुद्ध, क्या है ये, विशुद्ध शब्द है। ठीक है, विशुद्ध विवेचना की है, और ये सामाजिक चेतना के लिए जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे हैं। आचार्य ज्ञानेश मुनि से भी आप लोगों के सवाल बनना अभी बाकी है। एक तो मैंने क्या बताया, शिक्षा संत केशवानंद जी, एक आचार्य ज्ञानेश मुनि, इन दोनों से सवाल बनने रह गए हैं। एग्जामिनर ने यहाँ पे पिन करके रखा हुआ होगा कि यहां से अभी सवाल बनाने बाकी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आगे वाले सवाल यहीं से बनने वाले हैं आप लोगों के। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो, कोमल कोठारी के जरा, कोमल कोठारी ने जो है, मैं भी पढ़ाई स्टार्ट करी ना, स्टार्ट में जब क्या भाई जी के रो जी कौन जानता, बी टाइम पढ़ाई स्टार्ट करी तो कोमल कोठारी में जो है महिला समझ लेता। और एडो मतलब मैं कह रही हूँ ना, 70 से 80% लोगों के साथ में जब जी के पढ़ना शुरू करते हैं तब होता है। अब फोटो देखते हैं तब लगता है कि भाई साहब अपन गलत थे। ठीक है, तो इनका जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में होता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ सबकी दी है तो क्रम से जमा देना। इन्होंने राजस्थान की लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, और 1960 में जोधपुर जिले के बोरंदा कस्बे में प्रसिद्ध रूपायण संस्थान की स्थापना की। क्या कहते हैं, पूरा नाम क्या है, रूपायण शोध संस्थान, रूपायण शोध संस्थान, इसकी स्थापना की है कोमल कोठारी जी ने। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, एक चीज आप लोगों ने इनके हाथ में जो देख रहे हो आप, यही चीज, ये क्या है, ब्लू पोट्री। ये क्या है, ब्लू पोट्री। मानसिंह के समय अपन ने पढ़ी ब्लू पोट्री, है ना, ब्लू पोट्री के कलाकार आए थे यहाँ। तो देखो, इन्होंने शिल्प गुरु के रूप में इन्हें जाना जाता है, इनका उपनाम है शिल्प गुरु एक तरीके से। 1922 में सीकर जिले के मऊ ग्राम में इनका जन्म होता है, और इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से इस कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। अब देखो, ब्लू पोट्री के कलाकार तो आ गए मान लीजिए, ठीक है, मान सिंह जी के समय आ गए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप में पहचान जो है वो कृपाल सिंह शेखावत ने दिलाई है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। कला के क्षेत्र में इनके विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, 1974 में पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगलो देखिए, जगजीत सिंह, आऊं भी सवाल बनी ओढ़ो है एक बार। ठीक है, जगजीत सिंह जी गजल गायक। होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, मेरे गीत अमर करके संगीत अमर कर दो। इस तरीके के जो गीत है, गजल गायकी है, वो आपने भाई साहब क्या तबीयत से गाई है, शांत एकदम गजल गायकी। देखो शांति रहा है, बिम चाक दुम वगैरह कहीं नहीं चले, बिल्कुल शांति से आनंद आ जाता है। गजल गायकी शांति मिलती है, एक स्थिरता मिलती है। ठीक है, ये गजल गायकी है। ये भारत के सुप्रसिद्ध गजल गायक है, गजल गायक थे क्योंकि अब तो निधन हो गया इनका। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार के अंदर, सिख परिवार में इनका जन्म होता है। और ये यहां से प्रश्न बन चुका है कि इनका जन्म कहां हुआ था, श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, इनका निधन 10 अक्टूबर 2011 को होता है। कब होता है, 10 अक्टूबर 2011। गजल गायकी में अमूल्य योगदान के लिए राजस्थान सरकार ने इन्हें मरणोपरांत 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की थी। यानी 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया है आपको। और जन्म कहां हुआ ये ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बन चुका है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। पंडित विश्व मोहन भट्ट। अब इनके जो है हाथ में जो दिख रही है मोहन वीणा, उससे सवाल बना है, उससे सवाल बन चुका है। ठीक है, देखिए 12 जुलाई 1950 को जयपुर में इनका जन्म होता है, और वर्ष 1965 में इन्होंने देश विदेश के अंदर अपनी संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू कर दी थी। 1994 के अंदर, 1994 में संगीत के क्षेत्र में विख्यात ग्रैमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये सारे कूट मिलान वाले आ रहे हैं प्रश्न, वो यहीं से आ रहे हैं, सारे दे रहे हैं ना, 3-4 तथ्य दे रहे हैं, उनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है वो वाले, ये सारे सवाल यहां से बन रहे हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया 1994 के अंदर। मुख्य आविष्कार इनका है मोहन वीणा, यहां से भी मोहन वीणा, यहां से भी आपके सवाल बन चुका है। भट्ट जी ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों को सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया है। ठीक है,
मोहन मीणा मत कर देना, मोहन वीणा, ठीक है। अब मैं भी क्यों मोहन मीणा ऐसे सुनाई देता है, मोहन वीणा, क्योंकि पहले म है तो फिर वो म ही सुनाई देता है। तो मोहन वीणा जो है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से प्रश्न बन भी चुका है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। कर्पूर चंद कुलिश, राजस्थान पत्रिका नाम सुना है आप लोगों ने, है ना, सुना ही है, निश्चित रूप से पढ़ा भी है। तो वहां से आप लोग पढ़ेंगे कर्पूर चंद कुलिश के बारे में। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में आपका जन्म होता है, टोंक जिले के सोडा गांव में। और 1951 में अपने पत्रकार जीवन की आपने शुरुआत की है। 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की है। पहले संध्याकालीन आता था, ठीक है, राजस्थान पत्रिका कब से शुरू हुआ है, 7 मार्च 1956 से शुरू हो गया है और राजस्थान पत्रिका की शुरुआत कर दी। ये सारे सन पूछे जाएंगे आपको, ये सारे सन यहां से पूछे जाएंगे। देखिए आपातकाल यानी 1975 के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी। यहां से प्रश्न बन चुका है, यहां से प्रश्न बन चुका है। हमने स्क्रीनशॉट डाल डाल के मजे लिए थे, क्योंकि लास्ट जो अपनी आरबीएससी वस्तुनिष्ठ संग्रह पिछले आया था ना, पहला संस्करण, उसमें भी हमने भाई साहब बहुत बढ़िया तरीके से काम किया था। तो यहाँ से सवाल बने थे, स्क्रीनशॉट देने का मजा आ गया था भाई साहब, क्योंकि बाकी सबके जो है इतने सवाल कवर नहीं होते, क्योंकि अपन ने स्पेशल एडिशन दिया इसका, तो कवर होते, मैं देखता चला गया, है ना। तो आपको भी दिखाया मैंने। फिर श्रृंखला लिखी इन्होंने, और जिसे राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है, और इनमें इसकी जो है विषय वस्तु भी पूछी जा सकती है, आप लोगों को ध्यान रख लेना। साहित्यिक स्तंभ कॉलम देखिए, पुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी भाषा में एक नियमित कॉलम लिखा जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। यह भी प्रश्न पूछा, पोलम पोल वाला कॉलम से संबंधित भी प्रश्न पूछा था। व्यक्तित्व से बहुत सारे सवाल बनते हैं, और खासकर आज यह अंतिम क्लास है ना कक्षा 10 की, इसमें से बहुत सारे बनेंगे। ले स्क्रीनशॉट। चलो डॉक्टर साहब पीके सेठी, जयपुर फुट नाम सुना है, कृत्रिम पैर है, जयपुर फुट बोला जाता है, जयपुर फुट। देखिए जयपुर फुट के जनक के रूप में जाने जाते हैं आप, और इन्होंने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर यानी कि जयपुर फुट विकसित किया है। ये भी प्रश्न बना है, किसके सहयोग से किया है, ये भी प्रश्न बना है, रामचंद्र के सहयोग से किया है, ठीक है। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए इन्हें निम्नलिखित प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे भारतीय नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, इसे भारत का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। डॉक्टर बीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार, ये भी दिया है। किनको, डॉक्टर पीके सेठी जी को। जयपुर फुट देखो इनके हाथ के अंदर, ये कृत्रिम पैर है, तो ये जयपुर फुट का आविष्कार आपने किया है, किसके सहयोग से, रामचंद्र के सहयोग से है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। और भाई साहब इसी के साथ अपनी कक्षा 10 की किताब पूरी हुई, मतलब मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा है, क्योंकि जब भी कोई बैच शुरू करते हैं ना, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है भाई साहब, है ना। चाहे मैं फीस लूं नहीं लूं वो अलग मैटर है, अपनी आदत ही नहीं है, फीस आज दिन तक नहीं ली तो मेरे से ली भी नहीं जाएगी कभी, ठीक है। लेकिन एक जिम्मेदारी जो बढ़ती है कि इसको जो है पूरी तरीके से संपन्न करना है, क्योंकि एक यात्रा चलती है ना किसी कोई चीज, बहुत सारी समस्याएं आती है बीच में। देखो बहुत सारी, जैसे मानव का जीवन है, सामाजिक जीवन है, कई सारी समाज में आ जाती, परिवार में आ जाती, स्वास्थ्य संबंधी आ जाती, बहुत सारी समस्या आती है। इन समस्याओं से लड़ते हुए, जूझते हुए और इसको मुकाम तक लेकर जाना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है ना। तो ये जब पूरी होती है कोई किताब, जैसे ये पूरी हो गई कक्षा 10 की, अब मैं मतलब शान से कह सकता हूं कि मैंने कक्षा 10 की पूरी किताब नोट्स मेकिंग पैटर्न पे विद्यार्थियों को अवेलेबल करवा रखी है। कभी भी जो है आप कंटिन्यू क्लासेस देखते चले जाओ, बढ़िया हो जाएगी, है ना। तो ये पूरी हो गई। अब करेंगे सोमवार से कक्षा 9 की किताब शुरू करेंगे, और ये जो आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है ये वस्तुनिष्ठ संग्रह, भाई साहब जितने कम से कम पेज हो सकते थे उतने पेज के अंदर बेहतरीन मैटर इसके अंदर दे दिया। आपकी पाठ्य सामग्री के अंदर यदि ये अस्त्र शामिल नहीं है तो मान लीजिए कि अभी तर्कस अधूरा है भाई साहब, ठीक है। तो इसको शामिल करो। जब भी आप पाठ्य सिलेबस के अनुसार किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जब आपको लगे कि उबाऊपन महसूस हो रहा है तो घंटा भर इसको पढ़ लो, काम की चीज भी मिलेगी, उबाऊपन दूर होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। यही तरीका है। अब कई जना दिमाग में गुरुजी कितनी किताब ला, मैं जब तैयारी कर रहा था सप्ताह में यदि 2 बार मार्केट गया, दोनों बार किताब लेके आता था कि गुरुजी इतना तो मतलब संसाधन ही नहीं हो पाते। शिक्षा के ऊपर जो है खर्च किया करें, शिक्षा के ऊपर खर्च किया करें, क्योंकि शिक्षा के ऊपर खर्च करोगे तो वो आप लोगों के भविष्य को संवारेगी, ठीक है। तो ये तो देखो आदत, यदि किताब पढ़ने की, किताब लेने की यह आदत पड़ती है तो अच्छी आदत है। दुर्व्यसनों से दूर रहो, ये
ये भी व्यसन है, किताब पढ़ना भी एक लत है, व्यसन है, लेकिन ये अच्छे व्यसन है, ऐसी आदतें डालो। ठीक है, ज्यादा की कोई कह नहीं सकूं मैं, आप लोगों को जो है अपने उदाहरण देके मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया है कि किताबें जितनी पढ़ोगे उतनी आप लोगों के लिए अच्छी ही है। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।